स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello everybody, a very good morning and welcome to the Study IQ IAS. My name is अभिषेक सिंह और दोस्तों आप सभी का मैं बहुत स्वागत करता हूं आज के सेशन में। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का अगला पार्ट। कल के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, जिसमें बहादुर शाह फर्स्ट के रीन के बारे में हम लोगों ने देखा था। आप सब जानते होंगे कि अगर आपने पहले के लेक्चर्स देखे हुए हैं तो ये लेक्चर्स कितने क्रूशियल हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये सारे के सारे लेक्चर्स दोस्तों मैं कवर कर रहा हूं इस पर्टिकुलर बुक से, जो कि कौन सी है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ऑलराइट, तो स्टडी IQ आपके लिए ये बुक जबरदस्त तरीके से मार्केट में लेकर के आ रहे हैं। इनफैक्ट इस पर्टिकुलर बुक को हम एक वन स्टॉप सोल्यूशन के तौर पर देख सकते हैं। ऑलराइट, तो आज इस बुक से हम कवर करने जा रहे हैं द रीन ऑफ जहांदार शाह। ऑलराइट, जहांदार शाह का शासनकाल जो कि मात्र और मात्र 1 वर्ष का है। राइट, अब सवाल यह उठता है कि अगर 1 साल का टेन्योर है तो इसे हम क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसा क्या स्पेशल था इसके टाइम पीरियड में। बिकॉज हम लोग देखेंगे कि ऐसे कई छोटे छोटे टेन्योर वाले रूलर्स को हम इग्नोर करेंगे कि वी विल नॉट स्टडी अबाउट देम बिकॉज दे वर इनसिग्निफिकेंट। बट जहांदार शाह, ही वॉज सिग्निफिकेंट। व्हाई? लेट अस फाइंड आउट। तो जहांदार शाह की बात करें तो दरअसल में जहांदार शाह का जो टेन्योर है, दिस इंडिकेटेड द बिगिनिंग ऑफ ओके ऑफ द वजीर रूल। ओके, बिगिनिंग ऑफ द वजीर रूल। व्हाट इज दिस वजीर रूल इन द मुगल एम्पायर? मुगल एम्पायर में वजीर रूल का क्या मतलब हुआ भाई? वजीरों का शासन या वजीर रूल जो है एक्चुअल में उस टाइम पीरियड से कनेक्ट करके कहा जा सकता है जहां पर वजीरों ने यह डिसाइड करना शुरू कर दिया या नोबल्स ने यह डिसाइड करना शुरू कर दिया कि अगला एम्परर कौन होगा। बहादुर शाह फर्स्ट जो है वो अपनी कैपेबिलिटी पर, इवन दो उसके फेवर में भी कुछ नोबल्स थे, ऑब्वियसली इवन औरंगजेब के साथ भी था, लेकिन देखो बाकी टाइम में क्या हो रहा था, जहांदार शाह से पहले के जितने भी रूलर्स बने थे उनके सक्सेशन वॉर में रूलर इंपॉर्टेंट था, नोबल्स तो सेकेंडरी थे। यहां जहांदार शाह के टाइम पीरियड से रूलर से ज्यादा नोबल्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, जो दरबारी सामंत हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। राइट, और यहां पर कौन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है जहांदार शाह को अगला रूलर बनाने के लिए? तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है जुल्फिकार खान। क्या नाम था? जुल्फिकार खान। ये जुल्फिकार खान दोस्तों, ये कौन था? ही वॉज बेसिकली अ तुरानी। राइट, तुरानी और अ टर्क नोबल। ओके, टर्क नोबल। ठीक है, टर्क नोबल था, जो कि ध्यान रखिएगा आगे चल करके है ना, यही जाना जाएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन के लिए। क्या आप वो बता सकते हैं कौन सा डिसीजन होगा? तो अगर आपको ये लग रहा है कि वो डिसीजन था डेक्कन का एस्टैब्लिशमेंट, बेसिकली हैदराबाद किंगडम का एस्टैब्लिशमेंट, तो आप गलत हैं, क्योंकि जुल्फिकार खान का दरअसल में जो कनेक्शन है वो दोस्तों कनेक्शन हैदराबाद किंगडम से नहीं बल्कि इजारादारी सिस्टम से कनेक्शन है। किससे कनेक्शन है? इजारादारी सिस्टम से इसका कनेक्शन है। ओके, अब ये इजारादारी सिस्टम क्या थी और इसका नाम क्यों लिया मैंने अचानक से क्लास के बीच में, वी विल फाइंड आउट। आराम से देखेंगे सारी चीजों को, बिल्कुल जल्दबाजी में नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा कंसाइज तरीके से और टू द पॉइंट तरीके से हमने समझना है हम लोगों को। अब अगर बात करें कि जहांदार शाह का रूल जब स्टार्ट होता है, ठीक है ना, तो बेसिकली जहांदार शाह के रूल में क्या क्या चीजें हुई हैं और क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं, जुल्फिकार खान ने क्या क्या बदलाव करने की कोशिश की और क्यों कोशिश की, यह जानना भी जरूरी है। क्योंकि एक क्वेश्चन जो है आपका बन सकता है, खासकर प्रीलिम्स में इस पॉइंट से क्वेश्चन जरूर बनेगा कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इजारादारी सिस्टम। इजारादारी व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसमें पहला स्टेटमेंट दे देगा कि दिस सिस्टम वाज स्टार्टेड बाय जहांदार शाह,
दूसरा स्टेटमेंट दे देगा कि अंडर दिस सिस्टम 1/3 ऑफ द रेवेन्यू 1/3 ऑफ द लैंड रेवेन्यू वॉज चार्ज्ड ऑन द पीजेंट्स। ठीक है ना, तो दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो गलत हो जाएंगे। अब आपको लगेगा कि नहीं, जहांदार शाह तो एम्परर था तो उसी ने स्टार्ट किया होगा। जी नहीं, वाकई में जुल्फिकार खान के नाम से शुरू हुआ था। ठीक है, तो इसलिए इसमें हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। तो अगर बात करें बेसिकली जुल्फिकार खान के जहांदार शाह के टाइम पीरियड की, तो दोस्तों जहांदार शाह का जो टाइम पीरियड था बेसिकली वहां पर वो नोबल्स की हेल्प से एम्परर बनने वाला पहला रूलर था, और वो नोबल जुल्फिकार खान था। बेसिकली बहादुर शाह का ये बेटा था जिसने सिविल वॉर जुल्फिकार खान की बदौलत जीत करके और एम्पायर पर कब्जा तो कर लिया, बट ही वॉज अ वेरी वीक एंड डिजेनरेट प्रिंस हु वॉज कंप्लीटली डिवोटेड टू द प्लेजर। ये ऐसा प्रिंस था जो पूरी तरीके से आमोद प्रमोद में, है ना, विलासितापूर्ण, यू कैन से जस्ट लिविंग फॉर द सेक ऑफ प्लेजर, वाइन, ओके, एंड द डिवाइन फीलिंग्स एंड ऑल दोज थिंग्स, ओके, लिविंग इन द हैरम। तो बेसिकली डूबा हुआ था, पूरी तरीके से मौज मस्ती के माहौल में रहता था, राइट ना। तो ही लैक्ड गुड मैनर्स एंड डिग्निटी एज वेल एज द डिसेंसी, एंड दिस इज व्हेन द एडमिनिस्ट्रेशन वाज वर्चुअली इन द हैंड्स ऑफ जुल्फिकार खान। अब देखो होता क्या है, हमें इससे क्या लेसन मिलता है? हमें इससे लेसन यह मिलता है कि इफ वी आर अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, तो जितने हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं, अगर सपोज आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनते हैं और आप एक इररेस्पॉन्सिबल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, यू आर नॉट वेरी मच डिवोटेड टू योर वर्क, देन व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस? जितने आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, जो आपके एसडीएम होंगे, जो आपका, यहां तक कि आपके ऑफिस का जो प्यून भी होगा, वो भी क्या हो जाएगा? आपसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होने की चांसेस हैं उसके पास। कैसे? भले ही आपका ओहदा बड़ा रहेगा, बट द रियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे विल बी कैरिड ऑन बाय योर सबऑर्डिनेट्स। यहां पर जुल्फिकार खान, ही वॉज द मिनिस्टर, not the king, but he took almost all the decisions because जहांदार शाह was having a degenerated way of life. पूरी तरीके से वो एक विलासितापूर्ण जीवन जी रहा था। अब अगर बात करें जुल्फिकार खान के बारे में, तो जुल्फिकार खान दरअसल में एक कह सकते हैं कि डिप्लोमेटिक टाइप ऑफ मिनिस्टर बोला जा सकता है उसे। और ऐसा क्यों भला? ऐसा इसलिए क्योंकि जुल्फिकार खान को यह पता था कि अगर मुगल एम्पायर को सेफगार्ड करना है तो लोकल हिंदू चीफ्टेंस, राजपूत राजाज और मराठा सरदारों के साथ बेटर रिलेशंस डेवलप करने पड़ेंगे। ओके, अब जरा पिछले लेक्चर वाली चीजें थोड़ा याद करिए। बहादुर शाह फर्स्ट इन्फ्लुएंशियल था, ताकतवर था। उसने क्या किया था? उसने मराठों को उसने शाहू जी का रिलीज तो कर दिया जेल से, लेकिन शाहू जी को किंग के तौर पर, छत्रपति के तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया, यानी कि उसके पास अभी भी अथॉरिटी थी। दूसरी चीज, राजपूतों के दो मेजर पावर्स थे, जो आमेर और मारवाड़, जय सिंह और अजीत सिंह। तो जय सिंह और अजीत सिंह को उसने उनके स्टेट्स वापस तो कर दिए। वतन जागीर का सिस्टम याद करिएगा। वतन जागीर किसे कहा जाता था मुगल टाइम्स में? वतन जागीर कहा जाता था ऐसी जागीरों को जो होमलैंड होते थे। सपोज अगर मैं बिलोंग करता हूं उत्तर प्रदेश से और मुझे यूपी का होम कैडर मिल जाए, तो उसे वतन जागीर के जैसा आपको समझना चाहिए। तो कहीं ना कहीं बहादुर शाह के पास थोड़ा प्रेशर था उसके ऊपर कि भाई आमेर के राजा को और मारवाड़ के राजा को उनकी वतन जागीर तो दे दे, लेकिन आपको यह भी याद रखना चाहिए कि बहादुर शाह फर्स्ट ने उनकी जो दो डिमांड्स थी कि उनको हाई रैंक चाहिए और उनको मालवा और गुजरात की गवर्नरशिप चाहिए, उसको नहीं एक्सेप्ट किया। मतलब उसके पास अभी भी ताकत थी मना करने की। यहां पर आप देखिए कि जुल्फिकार खान ने वो सारी डिमांड्स एक्सेप्ट कर ली जो बहादुर शाह फर्स्ट डिनाई कर रहा था। मराठास को उसने सरदेशमुखी का राइट दिया था, 10% वाला राइट दिया था बहादुर शाह ने, 25% वाला राइट यानी कि चौथ नहीं दिया था। यहां देखिए, यहां पर
जुल्फिकार खान ने क्या क्या चीजें की। अब जुल्फिकार खान के सामने मजबूरी ये थी कि उसका जो रूलर था, जो उसका बॉस था, वो पूरी तरीके से बेकार था। तो यहां पर उसको अलग अलग लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो जजिया टैक्स को अबॉलिश करके उसने हिंदू चीफ्स को खुश करने की कोशिश की। जयसिंह ऑफ आमेर को मिर्जा राजा सवाई का टाइटल देकर के मालवा का गवर्नर बना दिया गया। जो डिमांड थी उनकी, वो डिमांड पूरी कर दी। अजीत सिंह ऑफ मारवाड़ जो है, उनको महाराजा का टाइटल देकर के गुजरात का गवर्नर बना दिया गया। उनकी डिमांड भी पूरी हो गई। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछता है। मराठास के पास जो सरदेशमुखी का राइट था, वो चौथ का राइट भी मराठास को दे दिया गया। थोड़ी सी एक छोटी सी कंडीशन रखी गई। वो कंडीशन ये थी कि देखो भाई, हमने आपको राइट तो दे दिया है, लेकिन जो टैक्स का कलेक्शन होगा वो आप लोग अपने ऑफिसर से मत करवाइएगा, मुगल ऑफिसर्स कलेक्ट करके और मराठा बॉस को दे देंगे। अब ऐसा क्यों? ऑब्वियस सी बात है। देखो, अब एक सिंपल सी चीज समझो। अगर मैं ये कहता हूं कि एक, है ना, कोई भी व्यक्ति अगर ये कहता है कि चलो ठीक है, आप खुद से पैसे मत देना मुझे, आप उस पर्टिकुलर आदमी को दे देना, वो मुझे पैसे दे देगा, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि कुछ तो बीच में, है ना, एक्सचेंज का हिसाब किताब होगा। हो सकता है कि मैंने उस आदमी के लिए कुछ शेयर रखा हो, अगर आप पूरे पैसे मुझे दे देंगे, है ना, तो मे बी कि आप उस शेयर से उस आदमी को वंचित कर दें, राइट, डिनाई कर दें। तो बेसिकली मुगल ऑफिसर्स को इंटरमीडियरी बनाया गया, क्योंकि मुगल ऑफिसर्स की कमाई थोड़ी बहुत रुकनी नहीं चाहिए, उसकी भी कमाई थोड़ी बहुत होनी चाहिए, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, ये एक तरीके से करप्शन वाला सिस्टम प्रेवलेंट था उस टाइम पर, और उसे एक तरीके से कंटिन्यूएशन में रखने के लिए ये चीज की गई थी। दूसरा रीजन इसका हो सकता है कि कहीं ना कहीं मुगल ऑफिसर्स को ये ना लगे कि वो पूरी तरीके से यूजलेस हो गए हैं उस एरिया में। ऑलरेडी मुगल एम्पायर जो है वो पूरी तरीके से डैमेज हो रहा था, कमजोर हो रहा था। ऑफिसर्स का जो भी मोराल, थोड़ा बहुत भी मोराल बाकी था, वो भी अगर ब्रेक हो जाता तो दिस वुड हैव बीन कैटास्ट्रॉफिक फॉर द मुगल एम्पायर। सो दिस इज व्हाई इट वाज डिसाइडेड कि मुगल ऑफिसर्स जो है वो कलेक्ट करेंगे और वही लोग सबमिट करेंगे, किसे? मराठास को सबमिट करेंगे। इसके अलावा जाटों के और बुंदेलों के लीडर्स, जाटों के लीडर्स चूड़ामन और बुंदेला लीडर छत्रसाल के साथ भी उसने, है ना, पैसिफिकेशन करने की कोशिश की, उसने कंसिलिएट करा। अब इसके अलावा अगर देखेंगे तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ सिखों के साथ जुल्फिकार खान बिल्कुल भी कह सकते हैं कि जरा सा भी, है ना, वो काइंड हार्टेडनेस शो करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि बंदा सिंह बहादुर ने, याद करिएगा, 1712 में लोहागढ़ का फोर्ट वापस छीन लिया था मुगलों से, एंड दिस वाज kind of disrespect to the authority of Mughals as Zulfikar Khan had perceived it. So that is why he continued the suppressive policies against the Sikh leaders. बाकी सबके साथ कोऑपरेटिव हो रहा था, राइट, कंसिलिएशन पर विश्वास करता था, लेकिन सिखों के साथ वो सप्रेशन पर, या कह सकते हैं कि एक, है ना, ऑप्रेसिव पॉलिसी फॉलो कर रहा था। अब अगर बात करें तो उसने एक चीज और भी करी है। उसने बेसिकली जागीर्स और ऑफिसेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन था उसको रोकने की कोशिश की। मतलब अब देखो, अभी हमने देखा कि उसने जागीरें जो है वो आमेर के रूलर को और मारवाड़ के रूलर को प्रोवाइड कर दी, लेकिन हमने ये देखा कि भाई उसने इसलिए प्रोवाइड की बिकॉज द बोथ ऑफ देम दे वर वेरी वेरी क्रूशियल फॉर द सर्वाइवल, फॉर द लॉन्जिविटी ऑफ द मुगल एम्पायर। फालतू की जागीरें नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, he was distributing the jagirs only to the deserving candidates, and that is what he actually thought कि अगर इनको जागीर देंगे तो ये बाकी लोगों को जागीर देने से रोक देंगे, तो उसका थोड़ा सा, है ना, कंसोलिडेशन जो है मुगल एम्पायर का वो बना रहेगा, ठीक है ना। ज्यादा जागीर मतलब कि ज्यादा डिसइंटीग्रेशन, ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है ना। तो इसने एक टेंडेंसी और शुरू कर दी, एंड दैट वाज द इजारा सिस्टम। इजारादारी सिस्टम जो है इसका सबसे ज्यादा डिबेटेबल चेंज बोला जा सकता है, बिकॉज इजारादारी सिस्टम बेसिकली था क्या
यहां पर जो पुराना सिस्टम था, पुराने सिस्टम में क्या होता था कि एक लैंड रेवेन्यू फिक्स कर दिया जाता था डिपेंडिंग अपॉन द प्रोड्यूस, डिपेंडिंग अपॉन द एनुअल प्रोड्यूस। आपको पता होगा कि पहले जो है वो जब्ती सिस्टम चलता था ना, जब्ती। तो जब्ती जो है, जिसको कि आगे चल करके जब्ती दहसाला भी बोला गया, ठीक है, जो कि टोडरमल ने, राजा टोडरमल ने स्टार्ट किया था, शेरशाह सूरी के टाइम पर स्टार्ट हुआ था, और उसमें कई तरीके के इंप्रूवमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं अकबर के टाइम पर, ठीक है ना। तो बेसिकली उस सिस्टम में क्या होता था कि जो आपके प्रोड्यूस हैं, क्रॉप प्रोड्यूस, सपोज P1 है, P2 है, P3 है, और जो उसकी प्राइसिंग है, जो उसका दाम है, लेट अस सपोज कि वो C1 है, C2 है, C3 है, ठीक है ना। तो एक एवरेज निकाला जाता था इसका, राइट, एक एवरेज निकाला जाता था इसका, और बेसिकली राइट, एवरेज निकालने के बाद जो एक कह सकते हैं एवरेज प्राइसिंग आती थी पर केजी के हिसाब से, ठीक है ना। एवरेज प्रोड्यूस जो आता था पर यूनिट एरिया या पर एकड़ के हिसाब से, ठीक है ना। तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इतने एकड़ में इतने रुपए का एवरेज टैक्स बनता है। तो जितनी आपकी जमीन है, जो क्रॉप आप उगा रहे हैं, उसके हिसाब से एक डेफिनिट अमाउंट चार्ज कर दिया जाता था। बात समझ में आ रही ना आप लोगों को कि भाई देखो, 1 एकड़ जमीन के ऊपर अगर 100 किलो गेहूं होता है, तो उसमें से मान के चलिए 40 किलो गेहूं जो है वो हो गया टैक्स का वैल्यू। लेकिन गेहूं की कुछ प्राइस भी तो होगी ना। मान लिया कि 40 किलो गेहूं 2 रुपए किलो है, तो 80 रुपए, तो आप 80 रुपए के बराबर कोई भी फसल, अगर आपको कैश में पे करना है तो 80 रुपया पे करिए, अगर आपको क्रॉप्स में पे करना है, काइंड में पे करना है, तो मान के चलिए कि गेहूं तो 2 रुपया किलो है, चावल सपोज जो है वो 5 रुपया किलो है, राइट। तो ऐसे में अगर चावल 5 रुपया किलो है, तो आप कितने केजी चावल से टैक्स पे कर सकते हैं? 80 रुपए के बराबर 16 केजी चावल से आप टैक्स पे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके का सिस्टम बड़ा फ्लेक्सिबल और बड़ा ही अच्छा सिस्टम जो है टोडरमल ने स्टार्ट किया था। लेकिन इजारादारी सिस्टम क्या है? इजारादारी सिस्टम में दरअसल में इन्होंने, जुल्फिकार खान ने एक तरीके से इसको कॉन्ट्रैक्चुअल बना दिया, है ना। कॉन्ट्रैक्चुअल क्या होता है भाई? मान लिया कि अगर एक 1 एकड़ का प्लॉट है, 1 एकड़ का लैंड है जो कि एग्रीकल्चरल लैंड है, 1 एकड़ की जमीन से मान लिया कि 100 रुपया टैक्स जो है वो कलेक्ट होता था एवरेज। अब मुगल एम्पायर के पास फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है। याद करिएगा फाइनेंशियल क्राइसिस क्यों चल रही है? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इलाके जो हैं वो जागीरदारी में जा रहे हैं, और तो और डिसइंटीग्रेशन के साथ साथ करप्शन भी बढ़ रहा है, और सेंट्रल ट्रेजरी में बहुत ज्यादा पैसे नहीं आ रहे हैं। रिजल्ट उसका यह निकलेगा कि जो भी थोड़ा बहुत सोर्स हैं इनकम के, उन्हें ओवर यूटिलाइज करने की कोशिश की जाएगी। आज भी तो यही होता है ना भाई। जैसे आप देखो कि अरब कंट्रीज में जब कोई और तरीका, कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, तो खूब पेट्रोल प्रोड्यूस करके उसको बेच रहे हैं। और आज के टाइम पर आप देखिए कि उनको पता चल गया ये चीज कि देखो यार, हमें डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा अपनी इनकम को। ये चीज आप देख सकते हैं। दिस वॉज द इंडिकेशन दैट मुगल एम्पायर वॉज गेटिंग वीक एंड वीकर विथ एवरी पासिंग रूलर फाइनेंशियली, ठीक है ना। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 100 रुपए का टैक्स एवरेज मिलता था, लेकिन इजारादारी सिस्टम क्या बोलता है कि जो सबसे ज्यादा टैक्स जमा करने की, है ना, गारंटी लेता है, उस आदमी को मैं टैक्स कलेक्शन का कॉन्ट्रैक्ट दे दूंगा, ठीक है ना। ये वही बात हो गई कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि देखो बेटा, ये पूरा चीजें पढ़ो, इस तरीके से पढ़ो, तब जाकर के जो है हो सकता है कि आप एग्जाम के अगले स्टेज तक पहुंचोगे या एग्जाम में सक्सेस के नजदीक पहुंचोगे, ऐसी बात करता हूं। दूसरा कोई आता है जो कहता है कि गारंटी है ना, मैं अगर आपको ना करवा दूं शर्त लगा करके, तो इस तरीके की बातें। तो यहां पर जो इजारादारी सिस्टम था उसमें एक कॉन्ट्रैक्टर ढूंढा गया, जिसको कि इसलिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन दिया गया बिकॉज ही प्रॉमिस्ड द हायर रेवेन्यू कलेक्शन, राइट। And this system, my dear students, this actually increased the burden on the farmers
टू अनइमेजिनेबल एक्सटेंट। जिन लोगों को ये लगता है कि नहीं मुगल रूल में और ब्रिटिश रूल ज्यादा खराब था, तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि लेटर मुगल्स का जो वो टाइम था, एक्चुअल में ब्रिटिश रूल जब आएगा ना तो पब्लिक को एक एक्सपेक्टेशन सी हो जाएगी कि क्या पता शायद कुछ तो बदलाव आए। बट उनको फिर जब पता चलेगा कि अरे ये लोग तो और भी ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, तब जाकर के फिर रेजिस्टेंस और रिवॉल्ट्स जो हैं वो ब्रिटिश के अगेंस्ट शुरू हो जाएंगे। आप लोगों को ऐसा लगता होगा ना मन में कि एकदम तुरंत क्यों नहीं हुआ, जब ब्रिटिश लोग अपना रूल स्टैब्लिश कर रहे थे तो एग्जैक्टली तुरंत उसी टाइम पर रिवॉल्ट क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि पहले से परेशान थे ना। आप तो सब जानते ही होंगे इस चीज को। अब अगर देखें तो फर्रुखसियर का रीन जब है स्टार्ट होता है, फर्रुखसियर को भी रूलर बनाने के पीछे कोर्ट के नोबल्स का ही हाथ था, ठीक है, लेकिन इस बार वो नोबल्स दूसरे थे। अब आपको एक चीज मैं बता दूं कि मुगल कोर्ट में दरअसल में क्या चलता था, मुगल कोर्ट में नोबल्स का इन फाइट चलता था, इन फाइट, राइट, कॉन्स्पिरेसी चलता था, कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। इसमें जैसे देखो आपकी जुल्फिकार खान जो है, जुल्फिकार खान क्या था, वो था तुर्क नोबल, ठीक है ना। अब आते हैं सैयद ब्रदर्स। कौन आते हैं? सैयद ब्रदर्स। सैयद ब्रदर्स कौन थे भैया? सैयद ब्रदर्स वेयर द इंडियन मुस्लिम्स, दे वेयर द इंडियन मुस्लिम्स, यानी कि वो मुस्लिम्स जो इंडियन ओरिजिन के थे लेकिन कन्वर्ट होकर के मुस्लिम्स बन गए थे। तो बेसिकली सैयद ब्रदर्स जो हैं, अब ये जाकर के क्या करेंगे, ये जो है फर्रुखसियर को सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना, फर्रुखसियर को सपोर्ट करेंगे। तो फर्रुखसियर को सपोर्ट करने के पीछे इनका जो सबसे बड़ा रीजन था वो ये था कि फर्रुखसियर जो है वो खुद भी बहुत ज्यादा कैपेबल रूलर नहीं बोला जा सकता है। ही वॉज कॉल्ड एज अ कावर्ड, कायर बादशाह, कायर बादशाह, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर हम बात करें फर्रुखसियर के बारे में, तो जहांदार शाह का रीन जो है वो तब एंड हो गया जब फर्रुखसियर ने उसको आगरा में 1713 में डिफीट कर दिया। किसके हेल्प से डिफीट किया? सैयद ब्रदर्स, अब्दुल्ला खान जो कि वजीर बनता है, और हुसैन अली खान जिसे मीर बख्शी बनाया जाता है। मीर बख्शी मतलब कमांडर इन चीफ, सेनापति। सैयद ब्रदर्स जो हैं उनका पूरे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन पर अब डोमिनेंट कंट्रोल हो गया, क्योंकि जाहिर सी बात है जुल्फिकार खान तो साइड लाइन कर दिए गए और फर्रुखसियर जो है वो पपेट के जैसा बैठा था, ठीक है ना। तो फर्रुखसियर जो है ये 1713 से लेकर के 1719 तक 6 साल तक ये रूल करता है। सैयद ब्रदर्स ने भी वही पॉलिसीज फॉलो की। अच्छा एक चीज आप सोचो, मैं भी वही पढ़ा रहा हूं, कोई और भी वही पढ़ा रहा है, बट स्टिल एवरीबडी वांट्स ना कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो तरीका अगर स्टूडेंट्स कनेक्ट करते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा ऑब्वियसली। तो यहां पर भी देखो सैयद ब्रदर्स का भी वही सिस्टम है, जुल्फिकार खान भी वही चाहता है। क्या चाहते हैं दोनों चाहते हैं कि मुगल एम्पायर अभी भी सस्टेनेबल बना रहे, उसकी लाइफ जो है वो और ज्यादा चलती रहे, लेकिन अपने अपने तरीके इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। रिलीजियस टॉलरेंस सेम एज जुल्फिकार खान, इसने भी क्या किया, रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी जो है अडॉप्ट किया। हिंदू चीफ और नोबल्स के साथ जो है वो अच्छे रिलेशंस एस्टैब्लिश करने की कोशिश की। जजिया को तुरंत अबॉलिश कर दिया जैसे ही फर्रुखसियर का एक्सेशन होता है, और पिलग्रिम टैक्स यानी कि जो तीर्थ यात्रा कर लगता था उसे भी अबॉलिश कर दिया गया। राजपूतों के साथ, मराठास के साथ, जाटों के साथ जो भी उनके स्ट्रगल्स थे बेसिकली, राइट, उनको पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश की गई बाय इंप्लीमेंटिंग द पेसिमिस्टिक पॉलिसीज और द परसुएडिंग पॉलिसीज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सैयद ब्रदर्स they actually won the support of Ajit Singh of Marwar and Jai Singh of Amer and many other Rajput princes by giving them high positions of influence in the administration, ठीक है ना। इतना ही नहीं, शाहू जी जिसको कि किंग एक्सेप्ट कर लिया गया था, किसके द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया था, याद करिएगा, जब जुल्फिकार खान ने मराठों को चौथ का राइट दिया था,
मराठों को चौथ का राइट दिया था, उसके साथ साथ जो है शाहू को किंग के तौर पर भी एक्सेप्ट कर लिया गया, है ना। तो हम ये कहते हैं ना कि 1713 जो है 1713 से लेकर के शाहू जी का रूल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना, मराठास में। तो वहां से राइट, वहां से किंग राइट जो है एक तरीके से मान लिया गया था, लेकिन ऑफिशियली दिस वाज फर्रुखसियर और से द सैयद ब्रदर्स, जिन्होंने मराठों को, है ना, किंग शाहू के अंडर में स्वराज्य का जो है वो अधिकार स्वीकार किया, और तो और उसके जो चौथ और सरदेशमुखी के राइट्स थे वो पूरी तरीके से मराठा ऑफिसर्स को ही कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि भैया अब आपका ये पूरा का पूरा स्वराज्य है, नाउ वी रिगार्ड यू एज अ किंग, प्रॉपर किंग। तो शाहू जी को किसने किंग के तौर पर जो है वो एक्सेप्ट किया? फर्रुखसियर के टाइम पर सैयद ब्रदर्स ने एक्सेप्ट किया, ठीक है ना। अब अगर बात करें सैयद ब्रदर्स के साथ और क्या क्या चीजें थी भाई, सैयद ब्रदर्स जो है दरअसल में एक तरीके से पर्सनल अथॉरिटी एक्सरसाइज करना चाहते थे। क्यों? इसीलिए उन्होंने मराठास के साथ ये एक नेगोशिएशन जो है वो एक्सेप्ट भी किया था कि भाई हम आपको 6 प्रोविंसेस ऑफ द डेक्कन का चौथ और सरदेशमुखी पूरा पूरा देते हैं, आपको स्वराज्य के छत्रपति के जैसा एक्सेप्ट करते हैं, बदले में आप हमें प्रॉमिस कीजिए। मराठास से प्रॉमिस लिया कि आप जब भी जरूरत पड़ेगी मुगल एम्पायर को 15,000 कितने 15,000 माउंटेड सोल्जर्स, घुड़सवार हथियारबंद सोल्जर्स आप हमें प्रोवाइड कराएंगे। जरा सोचो कितने निचले लेवल तक पहुंच चुका था मुगल एम्पायर, मात्र 15,000 सोल्जर्स, वो भी मराठास के सोल्जर्स कितने काबिलियत मानी जाती थी कि उनके 15,000 सोल्जर्स की कीमत जो है 6 प्रोविंसेस में 1/4 रेवेन्यू प्लस 10% रेवेन्यू एडिशनल, उतना ज्यादा वैल्यू लगाया गया। दैट वॉज द डिक्लाइनिंग फेज ऑफ द मुगल एम्पायर। वरना आप जानते हैं कि औरंगजेब के टाइम पर शिवाजी का अपमान करने के लिए जानबूझ करके 5,000 की जो है वो, है ना, मनसबदारी उनको देने की बात की थी, 5,000। और अब जो है 15,000 सोल्जर्स के बदले में 6 डेक्कन के प्रोविंसेस का चौथ और सरदेशमुखी देने की बात आ रही है। सो वी कैन से दैट हिस्ट्री नेवर फॉरगेट्स एनीथिंग। इतिहास कभी भी कुछ नहीं भूलता। गॉट इट? सो बेसिकली वी आर गेटिंग टू सी द ट्विस्ट इन द टेल। ये जो कहानी में परिवर्तन है, यही इतिहास के मजेदार चीज है। यहां पर सैयद ब्रदर्स ने क्या किया, फर्रुखसियर को एक तरीके से पपेट के जैसा रन करना शुरू किया, और कहीं ना कहीं फर्रुखसियर और सैयद ब्रदर्स के बीच में एक स्ट्रगल शुरू हो जाता है। रिजल्ट जिसका यह निकलता है कि 1719 में फर्रुखसियर को सैयद ब्रदर्स क्या करते हैं, मरवा देते हैं। और इस मर्डर में, इस किलिंग में सैयद ब्रदर्स का साथ कौन देता है? सैयद ब्रदर्स का साथ देता है मराठों का पेशवा। उस टाइम पर पेशवा कौन थे भैया? उस टाइम पर पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, तो इससे आप एक चीज समझ जाइए कि जितने लोगों को यह लगता है ना कि रिलीजियस कनेक्शंस ज्यादा मजबूत थे या कुछ ऐसा, गाइज वी ऑल मस्ट लर्न वन लेसन दैट किंगशिप नोज नो किनशिप, यानी कि सत्ता जो है खून के रिश्ते भी नहीं देखती है। ठीक है ना? तो यहां से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। सो आफ्टर फर्रुखसियर छोटे छोटे 2 रूलर्स और बनते हैं जिनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पढ़ना, रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला, एक तरीके से आप ये समझिए। उसके बाद फिर मोहम्मद शाह रंगीला, यानी कि सैयद ब्रदर्स तो किंग मेकर बन गए थे, है ना। पहले फर्रुखसियर को बनाया, फिर रफीउद्दर्जात को बनाया, फिर रफीउद्दौला को बनाया, फिर मोहम्मद शाह रंगीला को बनाया। तो सैयद ब्रदर्स द किंग मेकर्स, इसी नाम से वो जाने गए। अगले लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि क्या सैयद ब्रदर्स की स्टोरी खत्म होगी, क्या कोई और नोबल डोमिनेट करेगा, या फिर मोहम्मद शाह रंगीला जो है वो एक कैपेबल रूलर के तौर पर निकलकर सामने आएगा। वी विल फाइंड आउट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।
स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।